अच्छा, डोमिनिक मार्टिन ने जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन उसने प्रार्थना सभा में धमाके किए क्यों? ब्लास्ट के लिए डोमिनिक को विस्फोटक कहां से मिले? धमाकों की साजिश के पीछे मार्टिन का मकसद क्या था? क्या इतना बड़ा षड्यंत्र उसने अकेले ही अंजाम दे दिया या फिर इसके पीछे और लोग भी हैं? ये कई सवाल थे जो हमारे आपके सबके मन में होंगे। मार्टिन ने धमाकों की जिम्मेदारी ले ली, बल्कि इसकी वजह भी बताई। उसने क्या कहा अपने कबूलनामे में? डोमिनिक ने कहा कि वो एक ग्रुप है जिससे ईसाई धार्मिक ग्रुप है यहोवा के साक्षी, उससे जुड़ा हुआ था। इसी ग्रुप की प्रार्थना सभा में ये धमाके हुए हैं। लेकिन यहोवा के जो विचार थे उससे डोमिनिक इत्तेफाक नहीं रखता। डोमिनिक का आरोप क्या है कि ये ग्रुप बच्चों और नौजवानों के दिमाग में जहर घोल रहा है। डोमिनिक ने यह भी कहा कि इन्हीं बातों से वो नाराज था, जिसके बाद उसने रविवार को प्रार्थना सभा में धमाके कर दिए। एनआईए अब मार्टिन के उन बयानों को परखने में लगी है, क्योंकि तफ्तीश में मार्टिन से जुड़ी कई और अहम जानकारियां भी मिली हैं। अब वो जानकारियां क्या है? जांच में डोमिनिक का एक दुबई कनेक्शन सामने आया है। वो 15 साल तक दुबई में रह चुका है, वहां पर इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। 2 महीने पहले ही दुबई से वापस आया और इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाने लगा यहाँ पे अपना घर चलाने के लिए। ये उसके बारे में अब तक एजेंसियों को पता चला है या उसने कबूल किया है। ये टीम भी यहाँ पर पड़ताल करने के लिए पहुंची थी कि आखिरकार किस तरीके से जो डोमिनिक मार्टिन है उसकी जो तार है वो आगे जुड़े हुए हैं। वो दुबई में जब जॉब कर रहा था, किन किन लोगों के संपर्क में था, आखिरकार क्यों उसने इतने बड़े धमाकों को अंजाम दिया। कहीं इस पूरी इंसिडेंट के पीछे कोई बड़ी आतंकी साजिश तो नहीं है। तो आप फिलहाल देख सकते हैं जो घर है वो लॉक्ड है और इस घटना के बाद से ही परिवार का कोई सदस्य बाहर निकलकर बात नहीं कर रहा है। तो फिलहाल जो डोमिनिक मार्टिन का जो दुबई कनेक्शन जो यहाँ पर आ रहा है वो भी इस मामले को बेहद संदिग्ध बना देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एजेंसीज को लगता है कि कोई एक शख्स अकेले इतने बड़े सीरियल ब्लास्ट को अंजाम नहीं दे सकता। डोमिनिक साजिश का चेहरा है या सिर्फ मोहरा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2 दिन पहले ही फिलिस्तीन के समर्थन में केरल में एक रैली हुई थी और उसमें हमास का लीडर खालिद मेशाल वर्चुअली जुड़ा था। केरल में कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर बैन लग चुका है और पहले भी वहां जिस तरह से इन कट्टरपंथी संगठनों की संदिग्ध गतिविधियां रही हैं उसको लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। केरल में हुए सीरियल ब्लास्ट की जांच ये एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि 2013 के बाद पहली बार देश में कहीं ऐसे धमाके हुए हैं। बीते 9 साल में देश में ऐसे धमाके बिल्कुल बंद हो चुके थे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कहां कहां हुए थे इससे पहले धमाके। हैदराबाद में फरवरी 2013 में सीरियल ब्लास्ट हुए, 18 लोगों की जान चली गई थी। 13 जुलाई 2011 को मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, 26 लोगों की उसमें जान गई थी। 10 फरवरी 2010 को पुणे की जर्मन बेकरी में ब्लास्ट हुआ, वहां 9 लोगों की जान गई थी। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में कई जगहों पर धमाके हुए थे, 23 की जान चली गई थी उसमें और 120 घायल हुए थे। उसी साल 26 जुलाई को अहमदाबाद में भी सीरियल ब्लास्ट हुए थे और उनमें 56 लोगों की माफ कीजिएगा मौत हो गई थी। तो ये सारे वो थे। अब आपको ये बताते हैं कि केरल के धमाकों का एक सिरफिरे शख्स का ये जुनून था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, ये हम ही नहीं खंगाल रहे, सारी एजेंसियां भी खंगाल रही हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एनआईए जैसी भरोसेमंद जांच एजेंसी भी लगी हुई है। धमाके केरल में हुए हैं तो केरल सरकार भी हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री विजयन ने 20 सदस्यीय एक जांच समिति गठित कर दी है, जिसे ना सिर्फ कोची को दहलाने वाले असल गुनहगारों तक पहुंचना है, बल्कि धमाके की साजिश का मकसद भी बाहर लाना है। केरल ब्लास्ट का सच तो सामने आएगा ही, लेकिन एक स्टडी सामने आई है आपकी सेहत और दिल से जुड़ी हुई बहुत अहम खबर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।